जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं अंडर ग्रेजुएट सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023। पेपर का नाम क्या था? कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पेपर कोड था PSY 100। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के हैं या फोर्थ सेमेस्टर के, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के हैं, थर्ड सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 5वें सेमेस्टर की तैयारी खतरनाक होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आप लोगों के 40 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तित्व के सैद्धांतिक संप्रत्यय के लिए सत्य नहीं है? तो पहले का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था, अस्थाई। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 पूछा था, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था, एल्फ्रेंड। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जल्दी जल्दी देखेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा था, शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार बताए हैं दोस्तों? तो एंडोमार्फिक, सीमोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। ठीक है, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही था दोस्तों। चौथे का देखते हैं, क्रेस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व प्रकार में सम्मिलित नहीं है। तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, एस्थेटिक सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का एक निर्धारक नहीं है? तो 5वें का ऑप्शन नंबर बी सही था दोस्तों, प्रायोगिक निर्धारक व्यक्तित्व का एक निर्धारक नहीं है। प्रश्न नंबर 6 पूछा था दोस्तों, अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति क्या है? तो 6वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही था दोस्तों, किसी वस्तु या घटना के प्रति व्यक्ति की एक विशेष प्रकार की सोच, भाव एवं व्यवहार अभिवृत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 कह रहा था दोस्तों, अभिवृत्ति के 3 घटक हैं। तो अभिवृत्ति के 3 घटक कौन कौन से हैं दोस्तों? भाव, संज्ञान और व्यवहार। 7वें का ऑप्शन नंबर ए सही था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करता है? तो 8 का ऑप्शन नंबर डी सही था दोस्तों, इसमें उपरोक्त सभी, परिवार, मित्र और अनुबंध। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 था, क्रिया प्रसूत अनुबंध अभिवृत्ति को प्रभावित करता है। तो 9वें का ऑप्शन नंबर सी सही था, इसमें दूसरों के व्यवहार के प्रेक्षण के बाद अभिवृत्ति में परिवर्तन कर। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या अभिवृत्ति निर्माण का एक तरीका नहीं है? तो 10वें का ऑप्शन नंबर 1 है, निर्णय निर्माण अभिवृत्ति निर्माण का एक तरीका नहीं है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या आत्मसम्मान को परिभाषित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इनकी समझ। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, उच्च आत्मसम्मान की एक मुख्य परिणति है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही था दोस्तों, इसमें पात्रता एवं सुरक्षा का भाव। प्रश्न नंबर 13 था, इसमें निम्नलिखित में से क्या आत्मसम्मान का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या आत्मसम्मान का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था, निश्चयात्मकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, आत्मविश्वास का अर्थ है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी सही था दोस्तों, अपने तथा अपनी योग्यताओं पर विश्वास। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा था दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी है, आत्मस्वीकृति का अभ्यास करना। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, लक्ष्य निर्धारण सहायक होता है। तो लक्ष्य निर्धारण उपरोक्त दोनों है, नए व्यवहारों को प्रेरित करने में, ध्यान केंद्रित करने में, आत्म प्रवणता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लक्ष्य निर्धारण का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिप्रेरणा एवं विजन। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, स्मार्ट लक्ष्य में एम का अर्थ है। स्मार्ट लक्ष्य में एम का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, मेजरेबल। ये क्वेश्चन मैंने बताया था दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% मैंने बताया था ये आएगा, और इसमें से आया भी है और हर साल ये पूछता भी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे समय बर्बाद करने वाला टाइम वेस्टर नहीं माना जाता है? तो योजना बनाकर कार्य करना टाइम वेस्टर नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है दोस्तों, समय प्रबंध के 3 पी हैं। समय प्रबंध के 3 पी कौन कौन से हैं दोस्तों? योजना यानी प्लानिंग, प्राथमिकता निर्धारण यानी प्रायोरिटाइजिंग, निष्पादन यानी परफॉर्मिंग। 20 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था। दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, वह व्यक्ति जो सूचना का प्रसारण करता है कहलाता है? तो वो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, प्रेषक कहलाता है। प्रश्न नंबर 22 है, अच्छे संचार को आवश्यक घटक नहीं है। अच्छे संचार का आवश्यक घटक नहीं है। 22 का ऑप्शन नंबर 20 में सही था, प्रतिलिपि यानी कॉपी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 था, संचार की बाधाओं को दूर किया जा सकता है? तो संचार की बाधाओं को सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग द्वारा दूर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 24 पूछा था, निम्नलिखित में से कौन अवाचिक संप्रेषण का घटक नहीं है? तो और इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, प्रति मिनट बोले गए शब्दों की आवृत्ति को अवाचिक संप्रेषण का घटक नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, श्रोता की आंखों में देखना बताता है कि वक्ता है? तो वक्ता क्या है? वक्ता आत्मविश्वासी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, परावाचिक संचार का अर्थ वह सूचनाएं हैं जो प्रेषित होती हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी है, आवाज़ के स्तर, उतराव चढ़ाव तथा गति पेसिंग द्वारा। प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहा था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संचार का घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है दोस्तों, प्रतिपूर्ति संचार का घटक नहीं है। प्रश्न नंबर 28 पूछा था, डैश दूसरों की बात को सुनने और अनुक्रिया करने का ऐसा तरीका है जो आपसी समझ को बढ़ाता यानी आपसी समझ को बढ़ाता है। तो 28 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग। प्रश्न नंबर 29 है, सक्रिय श्रवण 3 आर पर आधारित है। कौन कौन से 3 आर पर आधारित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, रिपीट, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्स। प्रश्न नंबर 30 क्या कर रहा था, किसी परिस्थिति में दूसरे के दृष्टिकोण से यह समझ सकने की क्षमता कि वह व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है कहलाता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी है, परानुभूति कहलाता है। प्रश्न नंबर 31 है, अंतर्व्यक्तित्व संबंध सामाजिक साहचर्य है। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी दो लोगों के मध्य, समूहों के मध्य और परिवारों के मध्य। प्रश्न नंबर 32 है, अंतर्व्यक्तित्व संबंधों की एक पूर्ववर्ती दशा है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए सही है, खराब रिश्ते। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, संबंध महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सिवाय। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें सामाजिक विनिमय। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, अंतर्व्यक्तित्व संबंधों को सुधारने के तरीके में सम्मिलित है। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी यानी खुलापन होना चाहिए, सीमा रेखा का निर्धारण होना चाहिए और सक्रिय श्रवण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 35 है, अंतर्व्यक्तित्व संबंध का सहायक होते हैं। अंतर्व्यक्तित्व संबंध सहायक होते हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी इसमें सही था, हृदय रोग का खतरा कम करने में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, डैश आचरण या प्रक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक मानक है। 36 का ऑप्शन नंबर सी है, डिजिटल शिष्टाचार। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, किस परिस्थिति में व्यक्ति को डिजिटल संचार के नियम का पालन करना चाहिए? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था, किसी को कोई ईमेल भेजते समय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीटी के लिए सत्य है? तो 38 का ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था, सूचना एवं संचार दोनों ही तकनीकें सम्मिलित होती हैं। प्रश्न नंबर 39 है, सीपीयू के 2 मुख्य घटक हैं। सीपीयू के 2 मुख्य घटक क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, नियंत्रण इकाई जिसे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं और एलएलयू। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, डिजिटल शिष्टाचार आवश्यक है क्योंकि। डिजिटल शिष्टाचार आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? क्योंकि दोस्तों उपभोक्ता के ऑनलाइन अधिकारों को यह बढ़ावा देता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।
मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।